Hey guys, welcome back to my channel. I am back with some more previous year questions. I hope आपने मेरे पहले वीडियोस देखी होंगी जिनमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं आपके साथ, उनके कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं। मैंने बताया है कि कौन से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं और कितने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। सो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑल ऑफ दोस. So let's start with this video, and if you have not yet subscribed to my channel, then please subscribe to my channel and share my videos with your friends who are preparing for this exam. So let's start. So the first question is, which one of the following symbolizes correct sequence in a hydroseed? तो हाइड्रोसीड बेसिकली क्या होता है? प्लांट्स का ग्रोथ होता है, इन प्लांट का सक्सेशन होती है, ठीक है, इन अ फ्रेश वाटर बॉडी। कोई भी फ्रेश वाटर बॉडी है उसके अंदर प्लांट्स जिस तरह से सक्सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसको हाइड्रोसीड बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला जो आता है यहाँ पे डायटम्स आते हैं। ओके, फर्स्ट डायटम्स कम, देन कम्स द हाइड्रोला, देन कम्स द वोल्फिया, देन साइप्रस एंड द लास्ट वन इज़ द पॉपुलस। तो ये पूरी की पूरी सीरीज होती है। सो दिस इज़ द आंसर, डायटम्स, हाइड्रोला, Wolffia, Cyprus and then Populus. Now other question is, which of the following is not a class of aquatic ecosystems based on salinity levels? मतलब salinity level के बेसिस पर कौन सी क्लास नहीं है इनमें से, ठीक है। तो है तो सारी एक्वाटिक इकोसिस्टम की क्लास, पर जो स्टैग्नेंट वाटर इकोसिस्टम है उसमें सैलिनिटी का कोई रोल नहीं है। सैलिनिटी लेवल, सलाइन लेवल्स उसके अंदर कहीं पे भी कोई रोल प्ले नहीं करते हैं, ठीक है। तो और दूसरी बात ये है कि आपका स्टैग्नेंट वाटर क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। लास्ट वीडियो में भी मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया है लेंटिक और लोटिक के बारे में। सो स्टैग्नेंट वाटर इकोसिस्टम इज़ अ लेंटिक इकोसिस्टम, ओके, इट इज़ अ स्टैंडिंग वाटर इकोसिस्टम, whereas the fresh water is a lotic one. Okay, फ्रेश वाटर में फ्रेश वाटर अगर स्ट्रीम होगी, ठीक है, फ्रेश वाटर की अगर स्ट्रीम होगी तो वो लोटिक होगी, ठीक है। और ब्रैकिश और मराइन इकोसिस्टम में भी डिपेंड करता है कि वो फ्लोइंग है या स्टैंडिंग है, पर स्टैग्नेंट वाटर इकोसिस्टम जो होता है वो स्टैंडिंग वाटर है उसके अंदर, तो इट वुड बी लेंटिक। नाउ के स्ट्रैटेजिस्ट्स आर, जो के स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं, इवोल्यूशनरी स्पीशीज़ होती है, के स्पीशीज़ होती हैं और एक आर होती हैं। तो के स्पीशीज़ के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं यहाँ पे दे रखे हैं। पहला फीचर है लार्ज ऑर्गेनिजम्स विच हैव रिलेटिवली लॉन्गर लाइफ, उनका साइज़ भी बड़ा होगा और उनकी लाइफ स्पैन भी ज़्यादा होगी। दूसरी बात यह है कि दे प्रोवाइड केयर फॉर देयर ऑफस्प्रिंग्स, मतलब वो अपने ऑफस्प्रिंग्स की केयर करते हैं। And the other point is organisms that stabilize their population at carrying capacity for the area, मतलब population की जो carrying capacity है, holding capacity है किसी भी population की, मतलब किसी भी area या किसी भी ecosystem की कि वो कितनी population hold कर सकता है। तो जब वो carrying capacity reach कर जाती है तो वो organism stabilize कर लेते हैं अपनी population को, ठीक है। तो ये सारे के सारे फीचर्स ए बी सी के स्ट्रैटेजिस्टिक्स के हैं, ठीक है। तो के स्ट्रैटेजिस्ट में कौन आते हैं? हम ह्यूमन बींग्स आते हैं, एलिफेंट्स या फिर और कोई लार्ज एनिमल ले सकते हैं आप, वेल्स आती हैं, ठीक है। और आर स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं, ठीक है। आर स्ट्रैटेजिस्ट में कौन आते हैं? आर फॉर रैबिट या आर फॉर रैट से आप याद कर सकते हैं। इनका साइज़ छोटा होता है, इनकी लाइफ स्पैन बड़ी होती है, ये बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं एक ही बार में और उन ऑफस्प्रिंग्स की इतनी ज़्यादा केयर नहीं करते, ठीक है। सो द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ के स्ट्रैटेजिस्ट इज़ द आर स्ट्रैटेजिस्ट। ओके, नाउ वी हैव अ मैच द फॉलोइंग, जिसमें आपको कुछ एक्ट्स दिए गए हैं और उनका ईयर पूछा गया है कि किस ईयर में वो इनैक्टमेंट में आए थे। तो सबसे पहला है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 1972 के अंदर आया था, ठीक है। फिर आता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो 1980 में आया था। देन कम्स द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट दैट केम इन 1981, whereas the water prevention and control act of pollution came in 1974। तो ये आपका मैच द फॉलोइंग है। मैं आपको फिर से ये बात बोलूँगी, जितने ज़्यादा से ज़्यादा एक्ट्स और उनके ईयर्स आप याद कर सकें आपके लिए उतना हेल्पफुल रहेगा। कौन से ईयर में कौन सा एक्ट पास हुआ, कौन से ईयर में उसमें अमेंडमेंट्स आए, ठीक है। अमेंडमेंट्स आए तो क्या क्या अमेंडमेंट्स आए,
तो ये सारी चीज़ें आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए, बिकॉज यू विल बी गेटिंग एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एक्ट्स, देयर ईयर्स, वो किस लिए आए थे, उनका क्या पर्पस था, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, बट उनके ईयर्स आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए सबके। So the next question is, vegetation cover shows maximum reflectance in which of the following regions of electromagnetic radiation spectrum। जो वेजिटेशन कवर होता है आपकी फॉरेस्ट या ग्रीन कवर जो होता है वो मैक्सिमम रिफ्लेक्टेंस कौन से रीजन में शो करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के इंफ्रारेड रीजन में वो मैक्सिमम रिफ्लेक्टेंस शो करते हैं, ठीक है। नाउ लिम्नेटिक जोन इन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो लिम्नेटिक जोन बेसिकली क्या होता है, सपोज ये एक आपका फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, ठीक है, ये आपका वाटर है यहाँ पे, तो ये जो आपका ये एरिया होगा यहाँ से लेके आपका स्टैंडिंग वाटर का जो एरिया होगा, ठीक है, ये नॉर्मल जो ये इस तरह से ये वाटर है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, इस एरिया को आप बोलते हैं लिम्नेटिक जोन, ठीक है। लिम्नेटिक जोन होता है जो कि ओपन होता है और वेल लिट होता है, यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट की रेज आ रही हैं आपके पास, पर यहाँ पे क्या होगा, कोई भी रूटेड वेजिटेशन नहीं होगी, इट डजेंट हैव एनी रूटेड vegetation, so that is the answer. There is an absence of rooted vegetation in the limnetic zone. Now again हमारे पास एक मैच द फॉलोइंग है जिसमें आपको एरोजोल्स दिए हैं और आपको बताना है कि कौन से एरोजोल के क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो किससे बने हुए हैं। तो पहला एरोजोल है आपका डस्ट, तो डस्ट बना होता है सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल्स से, सॉलिड के सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होंगे एयर के अंदर वो डस्ट बनाते हैं। Then comes the mist. Mist is the suspended small liquid droplets. एयर के अंदर small liquid droplets जब सस्पेंड हो जाती हैं तो वो मिस्ट बनाती हैं। Then comes the smoke. Smoke को बनाने के लिए ब्लैक कार्बन यूज़ होता है, ब्लैक कार्बन से स्मोक बनती है। और एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड जिसको ABC भी बोलते हैं, they are formed by small gas borne particles resulting from the combustion. ABC के ऊपर मैंने काफ़ी डिस्कशन किया है अपनी प्रीवियस वीडियो में, ठीक है, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है दैन प्लीज़ गो एंड वॉच इट, क्योंकि मैंने उसमें पूरा बताया कि कहाँ पे ABCs प्रेजेंट होते हैं। वो क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि ABCs किस जगह प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो 5 ABC जोन्स होते हैं, उन जोन्स के बारे में बात किया है, ठीक है, और किस तरह से वो दिखते हैं, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सो आई हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ दैट। इफ़ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो देन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। नाउ ड्यूरिंग रिमोट सेंसिंग ऑफ द वेजिटेशन कवर द स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्शन ऑफ वेजिटेशन ओवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम डिपेंड्स अपॉन, अभी अभी हमने क्या पढ़ा है कि कितने कौन से रीजन में रिफ्लेक्टेंस हो रही है, तो रीजन आपका इंफ्रारेड हो गया, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास आता है कि क्या क्या चीज़ें डिपेंड करती हैं रिफ्लेक्ट होने पर, ठीक है, किस किस वजह से हो रही है, तो पिगमेंटेशन इन द लीफ उसकी वजह से होती है, स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ उसकी भी वजह से होती है, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द लीफ की भी वजह से होती है, और जो सेल का सेल्स प्रेजेंट है, जैसे क्लोरोफिल अलग रिफ्लेक्टेंस करती है, मीजोफिल सेल्स अलग रिफ्लेक्टेंस करती हैं, तो सेल्स भी इस चीज़ को अफेक्ट करती हैं। सो ऑल ऑफ दीज कैरेक्टर्स आर अफेक्टिंग, ठीक है, तो जो आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है वेजिटेशन के द्वारा तो वो इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है, पिगमेंटेशन पर, स्ट्रक्चर पर और मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द लीफ। नाउ व्हाट इज परमाफ्रोस्ट? परमाफ्रोस्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो परमाफ्रोस्ट रिप्रेजेंट्स परमानेंटली फ्रोजन सब सरफेस सॉइल। जो परमानेंटली फ्रोजन सब सरफेस सॉइल है उसको आप परमाफ्रोस्ट बोलते हैं। ओके, नाउ अगेन वी हैव अ मैच द फॉलोइंग जिसमें आपसे कन्वेंशंस और उनके ईयर पूछे हैं। अभी हमने एक्ट्स और उनके इनैक्टमेंट के ईयर पढ़े थे, अब हम देखेंगे कौन सा कन्वेंशन कौन से ईयर में हुआ था। तो पहला कन्वेंशन है कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन, सो इट वाज हैपेंड इन 1985, ठीक है। फिर आता है कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स की माइग्रेटरी स्पीशीज़ का जो कंजर्वेशन का हुआ था, इट हैपेंड इन 1979। देन क्योटो प्रोटोकॉल हैपेंड इन 1997। देन UN कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, इट हैपेंड इन 1982। सो दीज आर ऑल, सो आई वुड जस्ट राइट अबव, उनके आगे लिख देती हूँ मैं कौन से
This one is the A, then this one is the B, then this one is the C, and this one is the D. So code A is the correct answer for this one. Moving on, हमारे पास अब एक assertion reason का क्वेश्चन है. तो what is the assertion and what is the reason? Let's see. Estuaries are productive ecosystem. ये बोला है estuaries जो होती हैं वो productive ecosystem होती हैं. तो बेसिकली पहले हम ये बात कर लेते हैं estuaries क्या होती हैं. तो estuaries are enclosed coastal bodies of brackish water with one or more river streams running into them. तो उनके अंदर क्या होता है, रिवर स्ट्रीम्स आ रही होती हैं, खुल रही होती हैं उनके अंदर, ठीक है. तो ब्रैकिश वाटर होते हैं उनके अंदर, ब्रैकिश वाटर जिसके अंदर रिवर स्ट्रीम खुल रही हैं. अब रीज़न क्या बोल रहा है यहाँ पे कि लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बेसिन फ्रॉम द रिवर दैट रन इनटू देम. तो ये बोल रहा है कि जो बेसिन है, ठीक है, ईस्चुरीज के अंदर बेसिन्स आ रहे हैं, बेसिन्स के अंदर जो रिवर्स खुल रहे हैं तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से ईस्चुरीज बहुत प्रोडक्टिव हो जाती हैं, प्रोडक्टिव इकोसिस्टम बन जाती हैं. सो द रीज़न ओवर हियर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन गिवन. तो यहाँ पे असर्शन और रीज़न दोनों चीज़ सही हैं, और जो आपका रीज़न है इट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन गिवन. नाउ इन द कंटेक्स्ट ऑफ मटेरियल बैलेंस इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट फॉर ओशंस. ओशंस के लिए कौन सी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो प्रेसिपिटेशन है, जो रेनफॉल हो गई या जो भी आपका प्रेसिपिटेट हो रहा है, ड्रिजल के थ्रू हो रहा है, कंडेंसेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर होता है आपका प्रेसिपिटेशन. कंडेंसेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, ड्रिजल और एनी अदर फॉर्म, तो वो प्रेसिपिटेशन हो रहा है. तो एक टाइप से वाटर ऐड कर रहा है वापस, ठीक है. और इनफ्लो क्या हो रहा है, कोई भी स्ट्रीम से या कोई भी रिवर से या कोई भी वाटर बॉडी से कहीं पे वापस सी के अंदर वाटर आ रहा है, ओशन के अंदर वापस वाटर आ रहा है. तो प्रेसिपिटेशन प्लस इनफ्लो इज इक्वल टू इवेपोरेशन, ठीक है. जो इतना आ रहा है प्रेसिपिटेट और इनफ्लो होके वो उतना इवेपोरेट भी हो रहा है, ठीक है. सो प्रेसिपिटेशन प्लस इनफ्लो इज इक्वल टू इवेपोरेशन. सो दिस इज द इक्वेशन. Now in disaster management, which steps are followed in post disaster recovery phase? तो पोस्ट डिज़ास्टर रिकवरी फेज में कौन कौन सी स्टेप्स ली जाती हैं. तो पहले आप रिलीफ देंगे, ठीक है, वहाँ के लोगों को रिलीफ पहुँचाएंगे. उसके बाद रिहैबिलिटेशन करेंगे, नॉर्मल कंडीशन बनाने की कोशिश करेंगे. जो डैमेज हुआ है फिर उसको रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे, लर्न करेंगे कि वहाँ पे जो हुआ है वो कैसे हुआ है, और अच्छे से रिव्यू करेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स थे, किस किस तरह से स्टार्ट हुआ, क्या क्या उसने मेजर इम्पैक्ट्स किए. तो ये सारी चीज़ें आपके रिव्यू के अंदर आ जाती है. सो रिलीफ, रिहैबिलिटेशन, reconstruction, learning and review are the steps which should be taken post disaster recovery phase. So that's all for this video. I hope आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी. So अगर ये वीडियोस वर्थ हैं, ठीक है, आपको मेरी मेहनत से कुछ हेल्प मिल रही है, तो I would request you to please share my videos with your friends who are preparing for this exam. And also if you have not subscribed to my channel yet, I would request you to please subscribe to my channel so that I would get some motivation to make more and more videos every day. And if you have any doubts, any queries, you can just comment me in the comment box, and also you can email me at my email ID that I would be mentioning in the description box. And I hope आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी. जस्ट स्टे मोटिवेटेड. कुछ दिनों की बात और है, आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, ओके. और stay safe from the corona. Take the protection, whatever protection the government has asked you to take during the exam. Please be prepared, okay. So thank you very much for watching. Take care.